नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मणिपुर में पूरा राज्य हिंसा के आगोश में या कहें कि हिंसा के शिकंजे में जकड़ा हुआ है और वहां पर 5 कंपनियां सेना की 55 टुकड़ियां तैनात की गई हैं। नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। मणिपुर में सेना की 55 टुकड़ियां तैनात कर दी गई हैं। आगजनी की अनगिनत घटनाएं सामने आ रही हैं और पूरे राज्य में क्या होगा किसी को नहीं पता और आज की रात को माना जा रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इन हालात में ये जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। दरअसल हम लोग उत्तर भारत के हिंदी बेल्ट के लोग बहुत सारी चीज़ों से अछूते रहते हैं। हमको दक्षिण की जानकारी नहीं होती, हमको नॉर्थ ईस्ट की जानकारी नहीं होती। जब बहुत ज़्यादा कुछ हो जाता है तो कुछ सोशल मीडिया पे आ जाता है, उससे हम लोग समझते हैं कि हमको सब पता लग गया। तो हमको आज मणिपुर के बारे में जानना पड़ेगा कि मणिपुर की समस्या क्या है, उसका हल क्या है और समस्या को कैसे लगातार उलझाया जाता रहा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम 360 डिग्री विश्लेषण करेंगे और मणिपुर को लेकर जितनी विवाद हैं उनको लेकर एक आपकी जानकारी एकदम स्पष्ट हो जाएगी। इसे आप एजुकेशनल वीडियो भी मान सकते हैं। मैं अभी आया। मणिपुर में आदिवासियों और मैती समुदाय के बीच में तनाव चल रहा है, लेकिन इस बार जो वहाँ झगड़ा हुआ है ये मैती और आदिवासियों का झगड़ा नहीं है। ये सरकार के खिलाफ हाई कोर्ट के एक आदेश के बाद आदिवासियों का विद्रोह है। ये विद्रोह कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, इसको समझेंगे। इसका बैकग्राउंड क्या है, इसको समझेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा मणिपुर को समझ लेते हैं। दरअसल मणिपुर मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्सा वो है जो वहाँ के पर्वतीय इलाकों में रहता है, हिल्स पे रहता है। दूसरा हिस्सा वो है जो वहाँ के तराई इलाकों में रहता है। तराई मतलब जब पहाड़ियाँ होती हैं ऊंची ऊंची और जहाँ पे आके नीचे पहाड़ों के नीचे जहाँ पे मैदान होता है या समतल होता है उसको तराई कहते हैं। जैसे कि आप काठगोदाम को तराई कह सकते हैं, जैसे आप हल्द्वानी को तराई कह सकते हैं, जैसे कि आप देहरादून को तराई कह सकते हैं और मसूरी को आप हिल कहेंगे। तो जो ऊंचाई पे हिल्स पे लोग रहते हैं और जो तराई पे लोग रहते हैं वो अलग अलग तरह से उनकी एक पहचान है। और जो हिल्स में लोग रहते हैं वो आदिवासी लोग हैं मणिपुर के और उनको 2 हिस्से में वो बटे हुए हैं। एक उसमें नागा आदिवासी हैं, दूसरे कुकी आदिवासी हैं। और जो मैदानी इलाकों में लोग रहते हैं वो हैं, तराई में जो रहते हैं वो है मैती। मैती जो है वो वहाँ पे पॉलिटिकली डोमिनेंट क्लास है। उसकी वजह यह है कि मणिपुर में 60% आबादी मैती की है और मैती जो है वो ज़मीन पर रहते हैं और वो ज़्यादा मणिपुर में वोट पे असर डाल सकते हैं, यानी उस तरह से भी इन्फ्लुएंशियल हैं। दूसरी तरफ आदिवासी इलाकों में रहने वाले कुकी हैं। हुआ यह है कि लगातार पिछले कुछ समय से सरकार की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि जो कुकी इलाके हैं इसके पीछे कुछ भी वजह हो सकती है। उन इलाकों में कुकी आदिवासियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके कई कारण बताए जा रहे हैं, जिनमें बांग्लादेश और बाकी जगहों को तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन 400 किलोमीटर के करीब सीमा मणिपुर की मिलती है म्यांमार से। देखिए, किसी दुनिया के किसी हिस्से में एक अनरेस्ट होता है तो उसका कैसा असर पड़ता है। रोहिंग्यास म्यांमार के अंदर जो हिंसा हो रही है माइनॉरिटी पे, उसका नतीजा है और उसके कारण वो पूरी दुनिया के लिए एक शरणार्थी समस्या बन गए। इसी तरह से कुकी जो हैं वो बड़ी संख्या में इस 400 किलोमीटर के बगैर फेंसिंग वाले यानी खुले बॉर्डर से माइग्रेट करके मणिपुर के अंदर आ रहे हैं। और ये आरोप है कि करीब 10 सालों में उनकी संख्या 1.5 गुनी से ज़्यादा हो गई है। ये कहा जाता है कि वो वहाँ पर जो ये आरोप लगता है कि जब वो वहाँ आते हैं आने के बाद में जंगलों के अंदर वो अपनी बस्तियां बसाते हैं, जंगल काटते हैं और वहाँ पर कुछ खेती भी करते हैं। कुछ लोगों का कहना है वो मादक पदार्थ की खेती भी करते हैं। तो इस तरह से एक बड़ा हिस्सा कुकीज़ का है। दूसरी तरफ से मैती हैं। मैंने आपको बताया कि वो जनसंख्या उनकी 60% है, लेकिन जो इलाका है तराई वाला वो इलाका है 10% केवल मणिपुर का। यानी जो 60% आबादी ज़मीन तराई में रहती है उस 60% आबादी के रहने के लिए 10% ही जगह है। उसकी वजह यह है कि जो आदिवासी इलाके हैं ये सारे के सारे संरक्षित वन हैं
और वहां पर आदिवासियों को ही रहने की अनुमति है। तो 10% इलाके में 60% आबादी है, बाकी के 90% इलाके में आदिवासी आबादी रहती है। और ये जो आबादी है जो राजनीतिक रूप से इन्फ्लुएंशियल है, जिसकी सरकार 2 मुख्यमंत्री को छोड़ के अभी तक सारे मैती ही बने हैं, तो वो जो 40% आबादी जो पहाड़ों पर रहती है, उनके और इनके बीच में संघर्ष चला आ रहा है। और नीचे वालों की लंबे समय से मांग थी कि भाई आप हमको आदिवासी का दर्जा दे दीजिए, तो आदिवासियों का जो रिजर्वेशन और दूसरी सुविधाएं हमको मिलने लग जाएंगी, तो हम भी जंगल के अंदर अपनी आबादी का प्रसार कर पाएंगे, हम लोग भी पहाड़ पे बस पाएंगे। हम लोग को पहाड़ पे बसने नहीं दिया जाता है, ऊपर हम लोग को नीचे तराई में ही रहना पड़ता है, क्योंकि हम आदिवासी नहीं हैं। इसको लेकर कोर्ट का एक फैसला आया और कोर्ट ने कहा कि हाँ, इनको आदिवासियों का दर्जा दिया जा सकता है और आदिवासी का दर्जा देकर आप इनको आदिवासियों की रिजर्वेशन और दूसरी सुविधाएं भी दे सकते हैं। उधर जो कुकी आदिवासी हैं, उनके साथ एक समस्या और भी है। उनके बीच में ये भ्रम लगातार पैदा किया जा रहा है कि उनको जो मिलने वाली केंद्र की सुविधाएं हैं उनमें कटौती की जा रही है, या जो भी सुविधाएं सरकार देती है उसमें कटौती कर रही है। दूसरा तर्क ये है कि जो सुविधाएं हैं वो कम पड़ जाती हैं, क्योंकि आबादी वहाँ पे बढ़ती चली आ रही है और वोटरों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हर चुनाव में वोटरों की संख्या कोई कह रहा है डबल हो जाती है, कोई कह रहा है 1.5 गुनी हो जाती है। इस तरह के बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं और ये तय करना बड़ा मुश्किल है कि कितनी बढ़ रही है। बहरहाल वहाँ स्थिति ये है, अब आप समझ रहे होंगे कि ये 2 फाड़ में मणिपुर हो गया है। इस 2 फाड़ में होने के बाद में अभी हाल में घटनाक्रम ये हुआ कि पिछले शुक्रवार को मणिपुर के जो मुख्यमंत्री हैं उनका एक आयोजन होना था और वो होना था चूड़चंद्रपुर में। चूड़चंद्रपुर पूर्वी सीमा से लगा हुआ इलाका है और वहाँ पर मुख्यमंत्री का विरोध किया गया इस रिजर्वेशन और दूसरी वजहों से। और वहाँ के जो आदिवासी हैं उन्होंने गुस्से में वहाँ एक ओपन जिम लगाया गया था, उसको जला दिया। इसके अलावा जिस जगह पर मुख्यमंत्री का आयोजन होना था उस जगह को ही, उस वेन्यू को भी पूरा उजाड़ दिया गया, वहाँ की कुर्सियाँ सीटें फाड़ दी गई और वहाँ आग लगा दी गई। इसके बाद में वहाँ पे बहुत सारा क्रैकडाउन हुआ सुरक्षा बलों का। वहाँ पे अभी भी आर्म फोर्स स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट लगा हुआ है और ऐसे जब ये कानून होता है तो ऐसी स्थिति में जो है सुरक्षा बलों को अतिरिक्त ताकत मिल जाती है। इसको लेकर पहले काफ़ी आंदोलन हुआ है। कुछ राज्यों से जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो उसने हटाया भी था और इस कानून के दुरुपयोग के आरोप लगते रहे हैं और बीच बीच में महिलाओं से बलात्कार और कई पुरुषों को विकलांग करने जैसी शिकायतें भी इसी मणिपुर राज्य से पहले आई हैं। तो AFP वहाँ लगा हुआ है तो उसके कारण वहाँ पे सुरक्षा बल वो चुस्त दुरुस्त हैं और मजबूत हैं। और ऐसी हालत के बीच में जब आदिवासी के ऊपर जब उन्होंने क्रैकडाउन किया इन घटनाओं के बाद में, तो उन्होंने अभी एक 8 घंटे के बंद का भी आयोजन किया था बीच में। तो उन सारी चीज़ों के बीच में हुआ ये है कि वहाँ पे तेज़ी से हिंसा भड़क उठी है और अब वो ये कह रहे हैं कि साहब इस आरक्षण को आप ख़त्म करिए, क्योंकि आप हमारे वन क्षेत्र के अंदर हमारी जो एक नेचुरल ज़िंदगी जीने का तरीका है उसमें दखल बढ़ा रहे हैं। क्योंकि ये मैदान वाले आ जाएंगे, मैदान वाले कह रहे हैं साहब 60% आबादी, हम 10% ज़मीन में रह रहे हैं, हम एक ही राज्य में रहते हैं तो हमको जंगल में जाने दिया जाए। तो ये एक तर्क आता कि भाई जंगल में आप कैसे रहने दोगे किसी को, जंगल तो केवल आदमियों के रहने के लिए है ही नहीं, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी रह सकते हैं। तो कह रहे हैं आप हमको आदिवासी घोषित कर दो, तुमको आदिवासी घोषित कर दिया क्या पूरी तरह से, लेकिन उस पर आ गया है। तो अब ये जो है हिंसा भड़क रही है और कई जगहों पे हिंसा भड़क गई है। दरअसल यहाँ पे पुराना इतिहास है, उसमें कई आदिवासियों के गुट ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि भारत का में मणिपुर का विलय गलत तरीके से धोखे से किया गया। वो आज़ाद मणिपुर और दूसरी तरह की चीज़ों को लेकर घूमते रहते हैं। 90 में जो 40% बची हुई आबादी है उसके बीच में 2 गुट हैं जिसमें नगा ज़्यादा हैं, कुकी उन कम है, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं है, कोई 10% 5% का अंतर है। उनके बीच में भी बहुत संघर्ष हुआ था, आपको याद होगा। अब आदिवासी और मैती के बीच में संघर्ष हो रहा है। तो अब इस पूरे संघर्ष के बीच में ये हो रहा है कि वो पूरी जो एक बगावती तेवर है वहाँ के लोगों का वो सामने आ रहा है और आगजनी और ये सब चीज़ें शुरू हो गई हैं। कई तरह की तस्वीरें विजुअल आ रहे हैं। अब आर्मी उतार दी गई है और ये जो आर्मी जब वहाँ पहुँची है उसके बाद में नए सिरे से संघर्ष
शुरू हो जाए, क्योंकि वहाँ पे लोग आर्मी के साथ भी जब सामना होता है तो बहुत ज़्यादा आसानी से काबू आते नहीं। बहरहाल नॉर्थ ईस्ट हिंसा की आग में कूद पड़ा है। कुछ लोग इसको धार्मिक रंग देने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन ये सच है कि वहाँ पे आरएसएस लंबे समय से काम कर रहा है। आरएसएस ने वहाँ पे अपना ग्राउंड बनाना शुरू कर लिया है, और आरएसएस जो है वो जो मैदानी इलाकों में जो मैती लोग रहते हैं उनके बीच में काम कर रही है। मेजॉरिटी में वही है। लेकिन एक दूसरा पहलू ये भी है, मैती ये मानते हैं कि रिजर्वेशन होने के बाद आदिवासियों का जो वहाँ पे अधिकारी हैं, पावरफुल कंडीशन में ज़्यादा संख्या में आदिवासी पहुँच गए हैं। वहाँ पे अगर नेता मैती हैं तो अधिकारी आदिवासी हैं, पुलिस के सारे बड़े पदों पे, दूसरी जगहों पे। और उनका कहना ये है कि सॉफ्ट कॉर्नर होता है अपने लोगों के लिए, इसलिए जो है वो वहाँ के कुकीज़ को पुलिस का, प्रशासन का समर्थन मिलता है। तो ये बेसिकली कन्फ्लिक्ट है, ये वहाँ का आपस का तनाव है, ये परिस्थिति है जिसके कारण अब आप मुझसे पूछें मेरा एडिटोरियल रिमार्क क्या है। मेरा रिमार्क सिर्फ इतना सा है, जब आप आरक्षण की लड़ाई शुरू होती है, जब बेरोज़गारी की लड़ाई शुरू होती है, जब दूसरी लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, तो इस लड़ाई को आप इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि किसको ज़्यादा मिल रहा है, किसको कम मिल रहा है। मेरा मानना यह है कि हमको ये देखना चाहिए कि सबको क्यों नहीं मिल रहा है। क्या कुकी इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या मैती इस देश के नागरिक नहीं हैं? क्या सबको रोजगार देने की जिम्मेदारी इस देश की सरकार की नहीं होनी चाहिए? क्या सबको मूलभूत सुविधाएं, सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य सरकार को नहीं देनी चाहिए? अगर सबको स्वास्थ्य, सबको शिक्षा, सबको समान अवसर, सबको रोजगार मिल जाता है, वहाँ कुछ उत्पादन होने लगता है, वहाँ की इकोनॉमी कुछ विकसित हो जाती है, तो ये झगड़ा ही नहीं रहेगा। अभी तो झगड़ा इस बात का है कि भाई आदमी है 4 और चीज़ है 1, तो झगड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं मुझे मिलनी चाहिए, वो कह रहे हैं मुझे मिलनी चाहिए। और नेता लोग असल समस्या, जो आर्थिक समस्या है, रोटी कपड़ा मकान की समस्या है, शिक्षा स्वास्थ्य की समस्या है, उससे ध्यान बटाने के लिए वो जो उपलब्ध संसाधन है उसी में भिड़ा देते हैं। आरक्षण समर्थक, आरक्षण विरोधी लड़ाई क्या है भाई? आरक्षण की जरूरत ही क्यों पड़नी चाहिए इस देश में? लोगों को सबको संसाधन मिलने चाहिए और सबको समान रूप से संसाधन मिलने चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं। कोई पिछड़े क्यों, कोई आगे क्यों बढ़े? तो होता क्या है कि जब सरकार संसाधन नहीं दे पाती है, व्यवस्था जब संसाधन नहीं दे पाती है, तो लोगों को आपस में लड़ाती है। भाई पहले नगा कुकी की क्यों लड़ाई होती थी? पहले तो दोनों आदिवासी लड़ते थे, तब तो मैती नहीं लड़ते थे। अब मैती के साथ वो लड़ रहे हैं, उसकी वजह यही है कि वहाँ संसाधन नहीं है, वोट लेने हैं। वोट लेने हैं तो आपको लग रहा है कि मैती मेजॉरिटी में है, तो इनको अगर ऐसा कुछ कर दिया जाए, इनको रिजर्वेशन ऑफर कर दिया जाए, कुछ कर दिया जाए, तो हमारी सरकार बन जाएगी। लेकिन इसका जो दबाव वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों पे पड़ेगा, जंगल में अगर यहाँ से लोग जाएंगे, मकान बनाएंगे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? दूसरा, विदेशी जो आ रहे हैं वहाँ पे और बस रहे हैं, उसके कारण जो वहाँ के संसाधनों पर असर पड़ रहा है, वो अपने आप में बड़ा सवाल है। अभी म्यांमार अपनी अंदरूनी समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन अगर वो इस तरह से घुसपैठ कराने में कामयाब हो जाता है तो कल के दिन मणिपुर के अंदर वो अनरेस्ट क्रिएट करके उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर सकता है। निकटवर्ती बंगाल की पॉलिटिक्स पे भी इसका बुरा असर पड़ता है, इसलिए ममता बनर्जी बार बार केंद्र सरकार से कह रही है कुछ करिए। अमित शाह ने अभी नेताओं से मीटिंग की है और टेली कॉन्फ्रेंस पे उनसे भी बात की है, कॉन्फ्रेंस कॉल पे वहाँ के अधिकारियों से भी। लेकिन इतने वर्ष से कितना होगा? लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि ये जो पूरा तनाव खड़ा हुआ है, इस तनाव को रोकने के लिए कंस्ट्रक्टिव कुछ प्रोग्राम करने पड़ेंगे, कुछ बेहतर करना पड़ेगा। उन राज्यों को धन संपदा से भरना पड़ेगा, उन राज्यों के अंदर समृद्धि लानी पड़ेगी, वरना ये समस्या बढ़ती चली जाएगी। और जिसको आप हिंसा के तौर पर देख रहे हैं, शुक्र मनाइए कि सेना के उतरने के बाद वहाँ शांति हो जाए, क्योंकि अगर वहाँ पे लगातार टकराव, तनाव जारी रहा और बल प्रयोग करना पड़ा स्थितियों को नियंत्रित करने के लिए, तो परिणाम दुखद हो सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर मिली हो, अपने दोस्तों को भी बताएं कि समस्या क्या है, और इस वीडियो को भी शेयर कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।